नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के भोगमपुरम का दौरा किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि करीब 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। हवाई अड्डे के साथ साथ ये परियोजनाएं आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से जुड़े हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार का मंत्र है इन्वेस्टमेंट से रोजगार, इसलिए सरकार ने भी अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है और हम प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वेस्टमेंट के लिए प्रेरित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बटन दबाकर आविष्करण और लोकार्पण। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भोगपुरम एयरपोर्ट आंध्र प्रदेश और उत्तर आंध्र की ग्रोथ का रनवे है और ये आंध्र प्रदेश के युवाओं के बेहतर भविष्य का लॉन्च पैड है। ये एयरपोर्ट आंध्र और उत्तर आंध्र की ग्रोथ का रनवे है। ये आंध्र के युवाओं के बेहतर भविष्य का लॉन्च पैड है। बिना नाम लिए प्रधानमंत्री मोदी ने गांधी परिवार पर निशाना भी साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पहले देश में एयरपोर्ट के नाम एक ही परिवार के नाम पर होते थे, लेकिन हमारी सरकार ने इस परंपरा को बदला है। पहले जब एयरपोर्ट बनते थे तो एयरपोर्ट के नाम एक ही परिवार के नाम पर चढ़ जाते थे। हमने इस परंपरा को बदला। हमने अयोध्या में एयरपोर्ट का नाम वाल्मीकि के नाम से जोड़ा। हमने पंजाब में संत रविदास जी के नाम से एयरपोर्ट का नाम जोड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारी सरकार का मंत्र है इन्वेस्टमेंट से रोजगार, इसलिए सरकार ने भी अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है। साथियों, हमारी सरकार का मंत्र है इन्वेस्टमेंट से एम्प्लॉयमेंट, इसलिए सरकार ने अपनी तरफ से भी इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है और हम प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वेस्टमेंट के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आप भी जानते हैं, जब इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है तो एक्सपोर्ट बढ़ता है, एक्सपोर्ट बढ़ता है तो रोजगार के नए अवसर बनते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि आज देश ब्लू इकोनॉमी को लगातार मजबूत कर रहा है। साथियों, आज देश ब्लू इकोनॉमी को लगातार मजबूत कर रहा है। हमारा विजन है कि पूरा क्षेत्र कोस्टल इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में विकसित हो। इसी लक्ष्य के साथ विशाखापट्टनम से कृष्णापट्टनम तक हमारे पुराने पोर्ट्स को आधुनिक रूप दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के मुताबिक 2014 तक देश में केवल 74 एयरपोर्ट ऑपरेशनल थे, जबकि अब यह संख्या 166 हो गई है। बीते 12 इयर्स में देश के एविएशन सेक्टर ने असाधारण प्रगति की है। 2014 तक देश में केवल 74 एयरपोर्ट ऑपरेशनल थे। आज ये संख्या 166 है। प्रधानमंत्री मोदी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की जमकर तारीफ की। चंद्रबाबू की विशेषता है कि उन्होंने दो क्षितिजों को छुआ है। एक तरफ ऊंची आसमान को छूने वाली व्यवस्था, एयरपोर्ट का निर्माण, और दूसरी तरफ मेरे यहां के आदिवासी बहनों के द्वारा दीमसा नृत्य का विश्व रिकॉर्ड बनाना। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि रेल, पोर्ट और एयरपोर्ट को एक साथ जोड़ा जा रहा है। आंध्र प्रदेश हमेशा भविष्य की सोच रखने वाला प्रदेश रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा फोकस अब सेमीकंडक्टर जैसी फ्यूचरिस्टिक टेक इंडस्ट्री पर है। संसद भवन परिसर में भगवा पहनकर नुक्कड़ नाटक कर सांसद पप्पू यादव बुरे फंस गए हैं।
पप्पू यादव के खिलाफ लखनऊ से लेकर अयोध्या तक प्रदर्शन हो रहे हैं और कड़े एक्शन की भी मांग हो रही है। तो वहीं बिहार के मंत्री श्रवण कुमार का कहना है कि पप्पू यादव को साधु बनना है तो संसद नहीं मंदिर जाएं। वहीं विपक्ष के कई नेता पप्पू यादव का बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। संसद भवन परिसर में भगवा पहनकर चढ़ावा चोरी पर सियासी नौटंकी करना सांसद पप्पू यादव पर भारी पड़ रहा है। दिल्ली, लखनऊ, अयोध्या से लेकर वाराणसी तक पप्पू यादव के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर विश्व हिंदू परिषद और संतों ने सद्बुद्धि हवन किया और पप्पू यादव पर संत समाज की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया। जंतर मंतर पर आए संतों ने दो टूक कहा कि अगर पप्पू यादव माफी नहीं मांगेंगे तो फिर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। वैसे तो पप्पू यादव राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर बीजेपी सरकार को घेरने निकले थे, लेकिन अब खुद ही फंसते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से भगवा कपड़े पहनकर पप्पू यादव ने सियासी नाटक किया और रामलला की तस्वीर का अपमान किया, उसको लेकर लखनऊ के लोगों का गुस्सा बढ़ गया है। लखनऊ में जगह जगह पप्पू यादव के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। कहीं शव यात्रा निकाली जा रही है तो कहीं जमकर नारेबाजी हो रही है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने जोरदार प्रदर्शन करके पप्पू यादव पर सनातन धर्म का अपमान करने का आरोप लगाया है। वहीं गोमती नगर में भी पुतला दहन करके लोगों ने नारेबाजी की और अपना गुस्सा जाहिर किया। वहीं रामनगरी अयोध्या में भी संतों ने पप्पू यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंसाचार्य ने अपने समर्थकों के साथ पप्पू यादव के खिलाफ प्रदर्शन किया। जितने लोग उसमें थे, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, डिंपल यादव, जितने लोगों ने सनातन का मजाक बनाया है, अगर इन लोगों की सदस्यता रद्द नहीं हुई तो करोड़ों की संख्या में हम लोग जो है फिर रोड पर उतरेंगे, मुश्किल हो जाएगा। वाराणसी में भी पप्पू यादव के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। यह अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, सनातन का यह अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। वाराणसी में वकीलों ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर शिकायत पत्र सौंपा और कड़े एक्शन की मांग की। वकीलों ने पप्पू यादव पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही पप्पू यादव और राहुल गांधी पर मुकदमा दर्ज करने की मांग भी की है। जहां कई हिंदू संगठनों ने पप्पू यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, वहीं लोकसभा स्पीकर ने भी इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। योग गुरु रामदेव भी सवाल उठा रहे हैं। नहीं, वो तो स्पीकर साहब ने कह दिया कि ये रंग बदल बदल के, कपड़े बदल बदल के प्रदर्शन करने का जगह नहीं है, थोड़ा सीरियसनेस दिखाना चाहिए। भगवा का, साधु का, भगवान राम का या हमारे जितनी भी सनातन विरासत है उसका अपमान, ये घोर आपत्तिजनक है और ये जघन्य अपराध है। संतों की तरह बीजेपी नेता भी भड़के हुए हैं और कह रहे हैं कि पप्पू यादव को साधु बनना है तो मंदिर जाए, संसद नहीं। वहीं विपक्षी नेता पप्पू यादव का बचाव कर रहे हैं और बीजेपी सरकार पर हमलावर हैं। ठीक है, वो उनका व्यक्तिगत एजेंडा था, कोई पार्टी की तरफ से नहीं किया गया था और वो सिर्फ ये बताना चाह रहे थे कि किस तरह से राम मंदिर में चोरी हुई है। देखिए, जितने भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं इस चोरी के मामले को लेकर के, वो सिर्फ इस बात के लिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी भावनाएं आहत हुई हैं और ऐसे में वो अपनी आवाज को, अपनी बात को अलग अलग तरीके से, अलग अलग फोरम के माध्यम से सरकार तक पहुंचा करके सीधे सवाल का जवाब चाहते हैं कि अगर ये चोरी हुई है तो सरकार सामने आकर के इस बात को एक्सेप्ट करे और इस पर जस्टिफाई करे कि चोरी किसकी देखरेख में हुई और उसके प्रति सरकार का क्या रवैया है, क्या सजा मुहैया कराई जाएगी। निंदनीय है, दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इन लोगों से आप कुछ और अपेक्षा भी नहीं कर सकते हैं। पूरे विश्व भर के हिंदू आहत हैं, मर्माहत हैं। आपको सबसे माफी मांगने की आवश्यकता है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर सियासी नाटक करके विपक्ष और पप्पू यादव घिर गए हैं। अब देखना यह होगा कि पप्पू यादव के खिलाफ क्या बड़ा और कड़ा एक्शन होता है। वंदे मातरम बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में पास हो गया है। दोनों सदनों से पास होने के बाद अब ये बिल अब हिंदू और मुस्लिम बहस के केंद्र में आ गया है। एक तरफ हिंदू धर्म के लोग इस बिल का समर्थन कर रहे हैं तो दूसरी ओर मुस्लिम समुदाय ने इस बिल को मुस्लिम विरोधी बताया है।
मुस्लिम संगठनों ने इस बिल पर सवाल उठाते हुए इसे संविधान में दिए गए धार्मिक अधिकारों के खिलाफ बताया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमा ए हिंद ने बिल का विरोध किया है। जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने बिल के कुछ हिस्सों को लेकर आपत्ति जताई है। वंदे मातरम बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में पास हो गया है। दोनों सदनों से पास होने के बाद अब ये बिल हिंदू और मुस्लिम बहस के केंद्र में आ गया है। एक तरफ हिंदू धर्म के लोग इस बिल का समर्थन कर रहे हैं और दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय ने इस बिल को मुस्लिम विरोधी बताया है। मुस्लिम संगठनों ने इस बिल पर सवाल उठाते हुए इसे संविधान में दिए गए धार्मिक अधिकारों के खिलाफ बताया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमाए हिंद ने बिल का विरोध किया है। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने बिल के कुछ हिस्सों को लेकर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि वंदे मातरम बिल संविधान और धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ चुनावी राजनीति तथा जनता के मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। हमें किसी के वंदे मातरम पढ़ने या गाने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुसलमान केवल एक अल्लाह की इबादत करता है और अपनी इबादत में किसी दूसरे को साझी नहीं ठहरा सकता। वंदे मातरम के कुछ हिस्से इस्लामी आस्था के अनुरूप नहीं हैं, इसलिए किसी भी मुसलमान को इसे गाने या स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। मदनी के बयान ने देश की राजनीति को पूरी तरह से गरमा दिया। बीजेपी ने मदनी के बयान को देश विरोधी ताकतों को बढ़ावा देने वाला बताया है। बीजेपी का कहना है कि वंदे मातरम बिल बीजेपी का बिल नहीं है और राष्ट्रगीत के प्रति जो सम्मान होना चाहिए वो तो आपको देना ही पड़ेगा। मदनी साहब कोई चुनाव लड़ो फिर बात करें, और राष्ट्रगीत के प्रति जो सम्मान होना चाहिए वह तो आपको देना ही पड़ेगा। और वंदे मातरम से आपको चिढ़ क्यों है? जब माजराए वतन पाकिस्तान में कहा जाता है और टर्की में भी उसी प्रकार से वतन को लेकर इस प्रकार की शब्दावली यूज़ की जाती है जिसमें वतन शब्द आता है, तो आपको वंदे मातरम से क्यों चिढ़ है? असल में क्या है कि और कुछ नहीं, ये धर्म को अपने राष्ट्रवाद के से ऊपर समझते हैं। तो मदनी जी को इतिहास नहीं पता है कि ये वंदे मातरम हमारे स्वतंत्रता संग्राम का उद्घोष है, जहाँ पर असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों ने वंदे मातरम के उद्घोष से गुलाम भारत को आजाद कराया था। वो भारत की आत्मा है। मदनी के बयान पर विपक्ष ने भी आपत्ति जताई है। विपक्षी दलों के नेताओं का कहना है कि धर्म से पहले संविधान है, मदनी को इतना समझना चाहिए। देखिए, संविधान सबसे ऊपर है, संविधान से ऊपर कोई धर्म नहीं है, संसद से ऊपर कोई धर्म नहीं है। भारत थियोक्रेटिक देश नहीं, ये धर्म आधारित देश नहीं। बिल का विरोध करने वाले मुस्लिम नेता और धार्मिक संगठनों का कहना है कि इसे लागू करना धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को प्रभावित कर सकता है। मुस्लिम नेताओं और मौलानाओं का आरोप है कि ये बिल मुसलमानों को निशाना बनाने के मकसद से लाया गया है। वहीं बिल के समर्थकों का कहना है कि इसका उद्देश्य राष्ट्रगीत को सम्मान और कानूनी संरक्षण देना है। वंदे मातरम बिल अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी का इंतजार कर रहा है। इसके बाद ही ये तय होगा कि ये कानून के रूप में कब लागू होगा। आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने जूडो में इतिहास रच दिया है। पहले अस्मिता डे ने महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग में भारत के लिए जूडो का पहला कॉमनवेल्थ स्वर्ण पदक जीता और इसके कुछ ही समय बाद हर्ष सिंह ने पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में ऑस्ट्रेलिया के जोशुआ केट्स को हराकर भारत को दूसरा गोल्ड दिला दिया है। हर्ष और अस्मिता डे की ऐतिहासिक जीत पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने बधाई दी है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने जूडो में दो गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। पहले अस्मिता डे ने महिलाओं के 48 किलो वर्ग में देश को पहला गोल्ड दिलाया और फिर हर्ष सिंह ने पुरुषों के 60 किलो वर्ग में ऑस्ट्रेलिया के जोशुआ कैट्स को हराकर भारत के नाम दूसरा गोल्ड दर्ज कर दिया। 23 साल के हर्ष सिंह के सामने ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी जोशुआ कैट्स थे। शुरुआत में मुकाबला कांटे का रहा, लेकिन आखिरी 41 सेकंड में
हर्ष ने शानदार वाजारी टेक्निक लगाकर बढ़त बनाई। इसके बाद उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ बढ़त बचाए रखी और गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। स्वर्ण पदक जीतने के बाद हर्ष सिंह ने कहा वो इसे अपनी मां को समर्पित करते हैं। बस मैं बहुत खुश हूँ, आज अपनी फैमिली के लिए मैंने गोल्ड जीता है और आज सारे साथ में थे, हमारे कोचेज एंड पूरे मेरे फ्रेंड्स फैमिली सबके कॉल मैसेज आ रखे थे कि अच्छे से खेलना और गोल्ड लेकर आना इंडिया के लिए। मैं दिल्ली से आता हूँ और क्या कहते हैं, मैं अपनी मम्मी को समर्पित करना चाहूँगा ये मेडल। हर्ष की जीत के बाद दिल्ली के द्वारका स्थित उनके घर में जश्न का माहौल देखने को मिला। माता पिता ने कहा कि ये उनके लिए बहुत गर्व की बात है। बहुत अच्छा खेल कर रहे हैं, बहुत अच्छा मुझे लगा है। गोल्ड मेडल लेके आया, देश का नाम रोशन कराया उसने, बहुत अच्छा लग रहा है। कब से तैयारी कर रहा था? तैयारी तो बचपन से कर रहा था, 8 साल की उम्र से ही तैयारी कर रहा है। 23 का हुआ है सर, 24 मई को 23 का हुआ है। पहले यहाँ स्कूल, ये विंसी पब्लिक स्कूल है पास में, इसी में पढ़ाई भी की है और तैयारी भी करी है जूडो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था सर, बहुत अच्छा लग रहा था। मैं तो बहुत खुश हो गया हूँ जना, मेडल देकर खुश हो गया हूँ कि देश के लिए जना हमारे बच्चे ने जना मेडल लाया है। ठीक, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। चाहे उछल पड़ा, मैं क्या जना देश के लिए मेडल लेके आ गया मेरा बेटा है। इतने सालों से जो ना कोशिश करी, आज उसे कामयाबी मिल गई। तैयारी तो 8 साल की उम्र से तैयारी करने लगा था। उसी टाइम से जो ना ये जो ना पहले फुटबॉल खेलता था, फिर जो ना फुटबॉल खेलने के बाद जो ना और जो ना कबड्डी खेलने लगा था। कबड्डी खेलने के बाद फिर जो ना ये आ गया तो जूडो में। राष्ट्रपति ने एक्स पर हर्ष को बधाई देते हुए उनके कौशल, धैर्य, लगन की तारीफ की। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में जूडो में गोल्ड मेडल जीतने पर हर्ष सिंह को बहुत बहुत बधाई। आपके शानदार स्किल, धैर्य और लगन ने भारत को एक और शानदार खेल का मौका दिलाया है। आप देश को और भी सम्मान दिलाते रहें। वहीं प्रधानमंत्री ने इसे भारतीय जूडो के लिए ऐतिहासिक दिन बताते हुए हर्ष के जुनून और समर्पण की सराहना की। इंडियन जूडो के लिए ऐतिहासिक दिन, स्वर्ण पदक जीतने के लिए हर्ष सिंह को बधाई। उनका जुनून और लगन उनके शानदार प्रदर्शन में साफ दिखता है। आने वाले प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में जूडो अब भारत के लिए सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि नई पहचान बनता जा रहा है। अस्मिता डे और हर्ष सिंह के 2 स्वर्ण पदकों ने दुनिया को साफ संदेश दे दिया है कि भारतीय जूडो अब वैश्विक मंच पर मजबूती से अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। तो वहीं कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के स्टार एथलीट तेजस्विन शंकर ने पुरुषों की डेकाथलॉन स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। तेजस्विन कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में 2 अलग-अलग इवेंट्स में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। उन्होंने 10 कठिन इवेंट्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 7,976 अंक हासिल किए और भारत की झोली में एक और पदक डाल दिया। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के मेडल जीतने का सिलसिला लगातार जारी है। शुक्रवार को तेजस्विन शंकर ने पुरुषों के सबसे मुश्किल ट्रैक एंड फील्ड इवेंट डेकाथलॉन स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर ऐसा कारनामा किया जो आज तक कोई भी भारतीय नहीं कर सका है। इसके साथ ही तेजस्विन कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में 2 अलग-अलग इवेंट्स में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। इससे पहले उन्होंने 2022 के बर्मिंघम में पुरुषों की हाई जंप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 100 मीटर से शुरुआत, लॉन्ग जंप में शानदार प्रदर्शन, फिर हाई जंप में कमाल और अंत में जेवलिन थ्रो में जबरदस्त वापसी। हर इवेंट के साथ तेजस्विन मेडल की दौड़ में बने रहे। 1500 मीटर की आखिरी रेस खत्म होते ही स्कोरबोर्ड पर 7,976 अंक चमके और भारत की झोली में एक और पदक आ गया। ब्रॉन्ज जीतने के बाद तेजस्वी ने कहा कि भारत की जर्सी पहनकर खेलना और पोडियम पर तिरंगे के साथ खड़े होने से बड़ा और कोई एहसास नहीं है। ये जो फीलिंग है ये किसी चीज़ से बेहतर नहीं होती जब आप पोडियम पे खड़े होते हैं। आई थिंक वो एक चीज़ पर्सनली मेरे लिए जो एक फीलिंग थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर है वो है कि जब मैं कम्पीट कर रहा हूँ इंडिया का वेस्ट पहन के, विदाउट नोइंग द रिजल्ट। ऑब्वियसली रिजल्ट मैटर्स अ लॉट। इफ़ यू आर, अगर मैं यहाँ चौथा होता तो शायद इतने लोग मुझसे बात नहीं कर रहे होते। मैं तीसरा हूँ इसलिए, या फिर आई एम अमंग द मेडलिस्ट, दैट्स व्हाई all this is fine. But I think the decathlon is something that really teaches you about life,
बहुत उतार चढ़ाव होते हैं, हर इवेंट में कोई उतार है, कोई चढ़ाव है, कोई ज़्यादा अच्छा है आपसे, किसी इवेंट में आप ज़्यादा अच्छे हो। सो जब तक आखिरी रेस ख़त्म नहीं होता तब तक आपको पता नहीं है कि क्या होने वाला है। उनके इस ऐतिहासिक प्रदर्शन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें बधाई देते हुए कहा कि भारतीय खिलाड़ी लगातार इतिहास रच रहे हैं और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। तेजस्वी शंकर ने ग्लासगो CWG में पुरुषों के डेक्थलॉन इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। उन्होंने 10 इवेंट्स में शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन किया। उन्हें बधाई। वे ऐसी ही कामयाबी हासिल करते रहें, मेरी शुभकामनाएं। हाई जंप में पहचान बनाकर डेक्थलॉन में इतिहास रचने तक तेजस्वी शंकर ने साबित कर दिया है कि असली चैंपियन वही होता है जो खुद को बदलकर भी जीतना जानता है। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का ये ब्रॉन्ज सिर्फ एक मेडल नहीं बल्कि भारत एथलेटिक्स के एक नए दौर की मजबूत दस्तक है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।